Welcome you all to this fifth lecture of Contract Act. Today we will discuss about the offer or proposal. Offer is the starting point of a contract. किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत जहां से होती है वो है ऑफर, यानी कि बिना ऑफर के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है। एक कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए सबसे जो जरूरी चीज है, सबसे जो इनिशिएटिंग स्टेट है वो है ऑफर। और अगर ऑफर वैलिड नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वैलिड नहीं बन सकता। तो फॉर ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ ए वैलिड ऑफर। तो सर आज हम लोग पढ़ेंगे वैलिड ऑफर कैसे किया जाता है, वैलिड प्रपोजल कैसे दिया जाता है। आप सब ने कभी ना कभी अपने लाइफ के अंदर किसी को ऑफर किया होगा, प्रपोजल दिया होगा। मैं खाली वो ऑफर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं और भी बहुत सारे ऑफर की बात कर रहा हूं जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ करते हैं। आप अपने फ्रेंड को कोई ऑफर देते हैं, उससे एग्रीमेंट करते हैं, वो सब ऑफर की बात हम लोग करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि अगर मान लो सपोज करो कि आपको अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करना हो, आपको अपनी गर्लफ्रेंड को ही प्रपोज करना है, तो क्या ऐसे ही कुछ भी जाकर के कभी भी बिना कोई सिचुएशन देखे आप लोग क्या कर दोगे प्रपोज? या फिर क्या सर कुछ प्लानिंग तो चाहिए, कुछ तो सोचना पड़ेगा। क्या क्या चीजें आप लोग ध्यान में रखोगे? अगर मान लो आपको किसी गर्ल को प्रपोज करना है तो क्या पॉइंट्स आप ध्यान में रखोगे? सर अच्छा ड्रेसअप करेंगे, एनवायरमेंट देखेंगे कि हाँ प्लेस सही है कि नहीं है, लोकेशन अच्छी है कि नहीं है, सिचुएशन देखेंगे क्या सिचुएशन है, सिचुएशन अच्छी है कि नहीं है, गर्लफ्रेंड का मूड देखेंगे और फिर कुछ ना कुछ गिफ्ट या कुछ फ्लेवर वगैरह लेकर के जाएंगे। उसके बाद में चेहरे पे स्माइल होना चाहिए। फिर प्रपोज करेंगे तो क्या टोन एकदम खड़ूस जैसी टोन के अंदर प्रपोज करेंगे या फिर पोलाइटली अच्छे से प्रपोज करेंगे। फिर उसकी इच्छा है कि नहीं है तो उससे उसकी एसेंट भी जानने की कोशिश करेंगे। यूं नहीं है कि खाली मैंने अपनी इच्छा बता दी, उसकी भी इच्छा क्या है वो पता करने की कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे। इट इज ए वैलिड प्रपोजल। अगर आप ये सब करोगे तो ही आपको प्रपोजल का रिप्लाई आने वाला है, अदरवाइज आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं होने वाला है। कोई कॉन्ट्रैक्ट या फिर कोई रिलेशनशिप नहीं बनने वाली है। तो सेम इन द केस ऑफ ऑफर, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो एक वैलिड ऑफर ही एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। इसलिए वैलिड ऑफर कैसे किया जाता है वो हम समझेंगे आज की क्लास के अंदर। एकदम आराम से पूरी क्लास को ध्यान से सुनते रहिए, बहुत मजा आने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग समझे कि वैलिड ऑफर क्या होता है, ऑफर कैसे किया जाता है। उससे पहले हम लोग समझते हैं कि हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872 वो क्या कहता है, वो किसे ऑफर समझता है, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डेफिनेशन ऑफर क्या है। ऑफर की डेफिनेशन सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग, व्हेन ए पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग with a view to obtain the assent of the other to do such act or abstinence, he is said to make a proposal। तो ये बेटा टेक्निकल सी डेफिनेशन है, इसको हम लोग समझेंगे एकदम वर्ड टू वर्ड। ये डेफिनेशन आपको याद भी करनी पड़ेगी, एग्जैक्टली याद करनी पड़ेगी। इसमें आप अपने हिसाब से चेंजेस नहीं कर सकते हो। मान लो क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज एन ऑफर एंड व्हाट आर द रूल्स ऑफ ए वैलिड ऑफर, तो जब आप ऑफर की डेफिनेशन लिखोगे तो आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की एग्जैक्ट डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड लिखना पड़ेगा आपको। और वैलिड रूल्स है वो तो हम समझने वाले हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो क्या रूल्स होने चाहिए। बट ये डेफिनेशन आपको याद करनी पड़ेगी। तो ये डेफिनेशन याद करेंगे तो क्या सर ये वर्ड्स वगैरह एग्जैक्टली याद करने पड़ेंगे? बिल्कुल। तो हम इस डेफिनेशन को डिटेल में समझने वाले हैं। तो पहले देखिए एक एग्जांपल लेते हैं अपने। ये है मिस्टर एक्स और मिस्टर एक्स जो है, मिस्टर एक्स wants to sell his car for rupees 2 lakh
क्या ये ऑफर हो गया? मिस्टर एक्स ने अभी सिर्फ अपनी विलिंगनेस बताई है, अपनी इच्छा जाहिर की है कि वो अपनी कार को 2 लाख रुपए में बेचना चाहते हैं। और यहां पे ये विलिंगनेस किसको बताई है? ये विलिंगनेस उन्होंने अपने एक फ्रेंड को बताई है। फ्रेंड है मिस्टर वाई। तो मिस्टर एक्स अपनी विलिंगनेस किसको बता रहे हैं? मिस्टर वाई को बता रहे हैं कि आई वांट टू सेल माई कार फॉर ₹2 लाख। उसके बाद में यहां पे अब इनका नेक्स्ट सेंटेंस होता है, विल यू बाय माई कार? क्वेश्चन मार्क। विल यू बाय माई कार? अब क्या ये एक वैलिड ऑफर इन्होंने कर दिया वाई को? इज इट यस, राइट और रॉन्ग? यस, इट इज राइट। सर कैसे? देखो, when a person signifies to another मीन्स कम से कम कितने लोग होने चाहिए? मिनिमम कितने लोग होने चाहिए? 2 पर्सन। पॉइंट इज क्लियर? 2 लोग होने चाहिए। तो यहाँ पे मिस्टर एक्स है, मिस्टर वाई है। क्या मिस्टर एक्स खुद का खुद से प्रपोजल कर सकते हैं? कोई भी आदमी अपने आप को ही प्रपोजल दे सकता है? आंसर इज नो। मिनिमम कितने लोग चाहिए? 2 लोग चाहिए। तो वैलिड ऑफर होने के लिए सबसे पहला डेफिनेशन से पॉइंट निकला, 2 लोग होने चाहिए। His willingness to do or abstain from doing. His willingness, अपनी इच्छा बतानी पड़ेगी कुछ काम करने की या नहीं करने की। यानी कि willingness पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। willingness बताना है और do or not to do, यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसको भी हम समझेंगे। अभी यहाँ पे ये कौन सी विलिंगनेस है? कुछ काम करने की, यानी कि मैं कार तुम्हें दे दूंगा, कार मैं तुम्हें दे दूंगा, तो ये पॉजिटिव विलिंगनेस है। विद ए व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ द अदर पार्टी। अभी देखना यहाँ पे ये जो विलिंगनेस बताई, तो क्या अदर पार्टी से उसका जो व्यू है वो जानने की कोशिश है क्या? नहीं है। खाली ये बता रहे हैं कि मुझे कार बेचना है। लेकिन जब इन्होंने नेक्स्ट सेंटेंस बोला विल यू बाय माई कार, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? टू डू सच एन एक्ट और एब्सटिनेंस, सामने वाले से उसकी एसेंट ले रहे हैं। ऑब्टेन द एसेंट ऑफ द अदर, ऑब्टेन द एसेट ऑफ द अदर, सामने वाला क्या चाहता है, क्या वो खरीदने के लिए तैयार है कि नहीं है? टू डू सच एन एक्ट और एब्सटिनेंस, सामने वाले से या तो कुछ काम करवाना है या फिर नहीं करवाना है। ही इज सेड टू मेक ए प्रपोजल। तो क्या ये वैलिड प्रपोजल हुआ? अब यहां से एक्सेप्टेंस आ सकता है कि नहीं? ये कहता है यस। तो बताना जैसे ही ये प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ, इट बिकम्स एन एग्रीमेंट। और अगर इसमें सारे वैलिड एलिमेंट्स है तो ये क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, यानी कि मिनिमम कितने पर्सन होने चाहिए? ये इस डेफिनेशन से कुछ पॉइंट्स निकल के सामने आए हैं, तो वो पॉइंट्स हम लिख देते हैं। एनालिसिस ऑफ डेफिनेशन, पॉइंट नंबर 1, देयर मस्ट बी 2 पार्टीज। तो ये कुछ बातें हैं जो निकल के सामने आई है एक ऑफर की डेफिनेशन से। देयर मस्ट बी 2 पार्टीज, ऑफर एंड ऑफरी। अब ऑफर कौन है? यहाँ पे मिस्टर एक्स कहते हैं कि क्या तुम मेरी कार खरीदोगे? एक्स चला के वाई को ऑफर दे रहे हैं, तो एक्स इज ऑफरर एंड वाई यहाँ पे वो आदमी है जिसको ऑफर दिया गया है, यानी कि वाई है यहाँ पे ऑफरी। इन्हीं को हम लोग जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तो ये बन जाते हैं प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। एक्स बन जाएगा प्रोमिसर। व्हाट इज एक्स? एक्स इज प्रोमिसर एंड व्हाट इज वाई? वाई इज प्रोमिसी। क्लियर है? और अगर हम बात करें प्रपोजल, तो यहां पे इनको हम बोल सकते हैं प्रपोजर एंड प्रपोजी। जो प्रपोजल देता है उसको प्रपोजल ऑफरर या फिर प्रोमिसर बोला जाता है। जो जिसको प्रपोजल दिया गया है उसको ऑफरी, प्रपोजी एंड प्रोमिसी बोला जा सकता है। क्लियर है? तो 2 पार्टीज होनी चाहिए कम से कम। सेकेंड पॉइंट इज इट मस्ट बी एन एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस। आपको अपनी इच्छा बतानी पड़ेगी, क्या आप करना चाहते हो। तो सबसे पहले सामने वाले से क्या करवाना चाहते हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे पहले खुद क्या करने के लिए तैयार हो।
तो यहाँ पे एक्स क्या कह रहा है, मिस्टर एक्स वांट टू सेल हिज कार, मतलब वो अपनी कार किसी को देने के लिए तैयार है, कार को बेचने के लिए तैयार है। तो खुद क्या करने के लिए तैयार है, वो सबसे पहले अपने को बताना पड़ेगा। एन ऑफर कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो अब ये जो ऑफर होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सर कैसे? देखो बेटा, यहाँ पे डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है टू डू और नॉट टू डू, यानी एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। एब्सटेन मीन्स नहीं करना। तो कुछ काम करने के लिए अगर है तो इट इज पॉजिटिव, और कुछ काम नहीं करने के लिए है तो इट इज नेगेटिव। सर पॉजिटिव तो समझ आया है, ये कौन सा एग्जांपल है पॉजिटिव का? मैं आपको कोई भी ऑफर देता हूं, मैं कहता हूं कि आप जो है लो की क्लास अटेंड करोगे, तो आप कहते हो कि यस सर, तो ये मैंने आपको क्या दिया, कुछ काम करने का ऑफर दिया। लेकिन कुछ नेगेटिव ऑफर्स भी हो सकते हैं। कैसे? जैसे आई विल नॉट फाइल ए स्वीट अगेंस्ट यू इफ यू पे मी ₹50,000 फाइन। अगर आप मुझे 50,000 रुपए देते हैं तो मैं आप पे केस फाइल नहीं करूंगा। तो ये क्या है, मैं आपको कह रहा हूं कि मैं काम ये नहीं करूंगा अगर आप मुझे रुपए देते हैं तो। सर ऐसा कैसे हुआ? मान लो किसी आदमी, आपके पड़ोसी ने आपकी स्कूटी ठोक दी अपनी कार से, तो आपकी स्कूटी पे कुछ स्क्रैचेस, कुछ दिक्कतें हो गई, तो आप उसको बोल रहे हो कि अगर आप मुझे स्कूटी रिपेयर करवा के देते हैं तो मैं आप पे केस फाइल नहीं करूंगा। तो आप क्या प्रॉमिस कर रहे हो? नॉट टू डू समथिंग, दैट इज नेगेटिव। और क्या हो सकता है? आई विल नॉट कंपीट विद यू इफ यू पे मी रुपीज दिस। मैं आपके साथ कंपटीशन नहीं करूंगा, मतलब मैं कोई कंपटीशन में पार्ट लेने वाला हूं, आप भी लेने वाले हैं, मैं कंपटीशन में पार्ट नहीं लूंगा, आपके अगेंस्ट नहीं जाऊंगा अगर आप मुझे इतने रुपए देते हो। तो ये क्या हो गया? नेगेटिव। तो ऑफर जो होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव काम के लिए हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं टू डू और नॉट टू डू समथिंग, यानी एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। एंड इट मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ द अदर पर्सन। और जब तक आप सामने वाले की कंसेंट लेने के रिलेटेड कोई स्टेटमेंट नहीं बोलते हो, एक वैलिड ऑफर नहीं बन पाएगा। एक वैलिड ऑफर बनने के लिए जरूरी है कि आप सामने वाले से पूछते हो, विल यू बाय माई कार, देन ओनली इट इज वैलिड ऑफर। अब मान लो एक जो है, एक बॉय एक गर्ल को बोलता है आई वांट टू, ऐसे मजाक मजाक के अंदर बोल रहा है, आई वांट टू मैरी बाय द एंड ऑफ 2020, 2020 के एंड तक मैं शादी करना चाहता हूं। इज इट अ वैलिड प्रपोजल? वो लड़की बोले हाँ हाँ ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। ऐसा होने वाला है? नहीं होने वाला है, क्योंकि इट इज नॉट अ वैलिड प्रपोजल। यहाँ पे उसने ये तो नहीं बताया ना कि किससे शादी करना चाहता हूं, क्या वो लड़की तुम ही हो जिससे मैं शादी करना चाहता हूं। तो जब तक उसकी इच्छा जानने की कोशिश ना हो, सामने वाले की कंसेंट लेने की कोशिश ना हो, तब तक एक वैलिड ऑफर नहीं बनता है। तो वहीं पे उस लाइन के साथ में मिस्टर एक्स या वो लड़का ऐड करता है एक लाइन और, विल यू मैरी मी। तो अब क्या कह रहा है कि विल यू मैरी मी, अपनी इच्छा बताई। अब उसको कह रहा है कि विल यू मैरी मी, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? अब जैसे ही ये लाइन बोली वैसे ही ये क्या बन गया? ये बन गया एक वैलिड प्रपोजल। अब वो लड़की की इच्छा जानने की कोशिश है कि यस बोलेगी कि नो बोलेगी, तो यहां पे ये हो गया वैलिड प्रपोजल। तो जब तक सामने वाले की कंसेंट लेने की अपनी जो है उसमें इंटेंशन नहीं हो, तब तक एक वैलिड ऑफर नहीं बनता है। तो चलिए अब एक बार डेफिनेशन को रीड करते हैं। व्हेन ए पर्सन सिग्निफाइज का मतलब डिक्लेयर्स करता है, अपनी इच्छा बताता है टू अनदर, किसी और पर्सन को। खुद की इच्छा खुद को नहीं, मैंने खुद अपने मन में कई सपने सोच रखे हैं लेकिन वो ऑफर नहीं है, क्योंकि किसी दूसरे को इच्छा बतानी पड़ेगी। हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, यानी टू डू और नॉट टू डू समथिंग विद a view to obtain the assent or consent of the other person to do और not to do। सामने वाले को भी क्या करना है या क्या नहीं करना है वो मैं चाहता हूं। एंड he said to make a proposal। तो when a person, सीधा सीधा एकदम सिंपल सा है, when a person signifies his willingness to do or not to do something with a view to take the assent of the other person to do or not to do something, इट इज नोन एज अ ऑफर। क्लियर है?
चलिए अब हम लोग रीड करते हैं कि ऑफर, ठीक है ऑफर तो हो गया, डेफिनेशन तो हो गई, लेकिन एक वैलिड ऑफर के अंदर क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए। अगर ये एलिमेंट्स नहीं हुए तो वैलिड ऑफर नहीं बन पाएगा। चलिए रीड करते हैं। चलिए वैलिड ऑफर का पहला पॉइंट है, इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशंस। ये एक ऑफर तभी वैलिड होगा जब ऑफर करने वाले के माइंड में लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की इंटेंशन हो। तो ये इंटेंशन अपने देखा था नॉर्मली फैमिलियर, सोशल और रिलीजियस इस टाइप के एग्रीमेंट्स के अंदर ऐसी इंटेंशन नहीं होती है। जो ऑफर दिया जाता है वो इन सब इंटेंशन के बिना ही किया जाता है। जैसे मान लो मैं आज ऑफिस से फ्री होकर के अपनी वाइफ को कॉल किया और मैंने बोला कि आज जो है मैं आपके लिए एक इयररिंग लेके आने वाला हूँ, एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट लेके आने वाला हूँ, तो आप मेरे लिए क्या करोगी। तो वाइफ ने मुझे बोला कि मैं आपके लिए पिज्जा बना के रखूंगी। मैंने कहा ठीक है, डील डन है। अब बताना, जब ये ऑफर मैंने दिया तो क्या ऐसा था कि अगर उसने फुलफिल नहीं किया तो मैं कोर्ट में केस कर दूंगा, ऐसी कोई इंटेंशन थी? नहीं थी। मैं घर गया रिंग लेकर के और मैंने वाइफ को दिया। वाइफ बड़ी खुश हुई। मैंने कहा मेरा पिज्जा कहाँ पे है? तो वाइफ ने मुझे क्या ला करके दिया? वाइफ ने मुझे ला करके दिया खिचड़ी। वाइफ ने कहा पिज्जा तो मैं बना नहीं पाई, कुछ दिक्कत हो गई, फ्रेंड का फोन आ गया, गॉसिपिंग मैं बिजी हो गई, तो मैं खिचड़ी बना पाई फटाफट के अंदर। अब क्या मैं केस फाइल कर दूंगा? मेरा मूड तो बड़ा खराब हुआ कि उसने प्रॉमिस तोड़ा है, क्या मैं केस फाइल कर दूंगा? नहीं हो सकता। अब मान लो वो पिज्जा बना के रखती लेकिन मैं रिंग लेके जाना भूल जाता, तो क्या वो मेरे पे केस कर सकती थी? नहीं कर सकती थी। तो जब आप ऑफर देते हो, आप किसी को इनवाइट करने के लिए जाते हो, फादर आपको कहते हैं कि सीए फाउंडेशन में अच्छे मार्क्स लेके आओ, ये दिलवाऊंगा वो दिलवाऊंगा, तो ऐसे सारे ऑफर्स के अंदर क्या लीगल रिलेशनशिप में बाइंड होने की इंटेंशन होती है पार्टीज की? अगर नहीं तो फिर ये एक वैलिड ऑफर नहीं होता है। और बेटा हमेशा ध्यान रखना, जब एक ऑफर वैलिड नहीं होगा तो वो कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तभी बनता है जब ऑफर वैलिड हो। क्लियर है? इसके अंदर हमने एक कैश फ्लो जो मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा, ऑलरेडी कर चुके हैं। बालफोर वर्सेस बालफोर, हस्बैंड और वाइफ का केस फ्लो है। सिलोन के अंदर हस्बैंड थे और वाइफ को 30 पाउंड्स भेजने का प्रॉमिस किया था, बाद में तोड़ दिया था। तो ये केस फ्लो कोई जो है इसका डिसीजन ये था कि ये कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं। क्यों? क्योंकि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए इंटेंशन होना चाहिए, लीगल रिलेशनशिप, बाउंड होने की इंटेंशन, और बाउंड होने की इंटेंशन इसमें नहीं थी, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं। क्लियर है? चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं। इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। ऑफर आपने जिस पर्सन के लिए बनाया है, प्रपोजल जिस पर्सन के लिए बनाया है, वो ऑफर उस पर्सन तक कम्युनिकेट होना चाहिए। कम्युनिकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर मैंने एक ऑफर बनाया और वो ऑफर जिसके लिए बनाया अगर उसको दिया ही नहीं, तो फिर एक वैलिड ऑफर क्रिएट ही नहीं हुआ, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है। इसलिए कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। इसको हम समझते हैं, एक बहुत ही फेमस केस फ्लो हो रखा है, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। ये केस फ्लो आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट है बेटा। ये केस फ्लो बालफोर वर्सेस बालफोर ऑलरेडी बता रखा है, इंपॉर्टेंट है। लालमन शुक्ला का केस फ्लो जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्वेश्चंस आ सकते हैं जो आपको लिखने पड़ेंगे। केस फ्लो कुछ इस तरह से हुआ था कि एक सेठ जी थे और वो सेठ जी का नाम था गौरी दत्त। और सेठ जी जो है वो एक बिजनेस करते थे, बहुत बड़ा बिजनेस करते थे, और उनका एक बच्चा भी था, छोटा सा प्यारा सा बच्चा था। और वो बच्चा एक बार गार्डन के अंदर खेल रहा था और खेलते खेलते इधर उधर घूमते घूमते गुम हो गया। बच्चा गुम हो गया। अब सेठ जी ने इधर आसपास सब जगह खोजा बच्चे को, लेकिन फिर भी वो बच्चा पूरे उस रात को मिल नहीं पाया। अब अगले दिन सेठ जी बड़े परेशान, और सेठ जी ने अपने सारे वर्कर्स को अपने बच्चे को खोजने के लिए भेज दिया। दुकान का काम धंधा बंद और बच्चे को खोजने का काम शुरू। अब उसी के अंदर एक सेठ जी का मुनीम था जिसका नाम था लालमन। तो सेठ जी ने अपने मुनीम को बोला कि अरे लालू, तू क्या कर रहा है यहाँ पे?
बच्चा खोज के लेके आना है। तो वो कहता है कि ठीक है साहब, ठीक है, मैं जाता है और बच्चे को खोज के लाऊंगा, तब तक आपके सामने नहीं आऊंगा। और लालू भी निकल गया सेठ जी की आज्ञा लेकर के, और अब बच्चे को खोज रहे हैं। लेकिन बात काफी पुरानी है, उस टाइम फोन वगैरह ऐसा तो होता नहीं था कि हाँ सेठ जी उसको पूछे कि हाँ कहाँ पे है बच्चा, मिला कि नहीं मिला। तो सेठ जी बड़े परेशान थे, 3-4 दिन निकल चुके थे लेकिन किसी का अता पता नहीं था। इसलिए सेठ जी ने आखिर में परेशान होकर के सेठ जी ने एक न्यूज़पेपर में ऐड दिया कि जो इस बच्चे को खोज के लाएगा उसको मैं 5 लाख रुपए का इनाम देने वाला हूं। जो भी कोई भी लाए, बच्चा आना चाहिए मेरा और 5 लाख का इनाम मिलेगा। तो जो है ये इनाम डिक्लेयर हो चुका था। उसके 1-2 दिन बाद आखिर में जो लालू है, वो लालू ही यानी सेठ जी का मुनीम है, वो बच्चे को खोज करके लेके आ जाता है और बच्चे को ला करके सेठ जी को देते हैं। सेठ जी बड़े खुश होते हैं, उसको शाबाशी देते हैं, लेकिन उसको इनाम नहीं देते हैं। लालू को भी पता नहीं था कि क्या इनाम था। लालू जो है जैसे ही बाहर जाता है तो जो आस पड़ोस के लोग हैं वो कहते हैं कि भाई बहुत, तू तो आज तेरे के तो लॉटरी लग गई, तुझे तो 5 लाख रुपए मिल गए। उसने कहा कौन से रुपए, मुझे तो कोई रुपए नहीं मिले। तो उसको तब पता चलता है कि ये सेठ जी ने बोला था कि जो बच्चा खोज के लाएगा उसको वो इनाम देंगे। तो लालू फौरन सेठ जी के पास वापस पहुंचता है और सेठ जी को बोलता है कि मेरे 5 लाख रुपए दो। सेठ जी उसको मना कर देते हैं। लालू वेंट टू कोर्ट, लालू कोर्ट चला गया, कोर्ट में केस फाइल कर दिया कि सेठ जी पैसे नहीं दे रहे हैं। कोर्ट ने बोला कि आप जब बच्चे को खोज रहे थे, आपने जब बच्चे को खोजा, आपको क्या उस ऑफर का नॉलेज था? तो लालू का आंसर था कि नहीं, आपको ऑफर का पता कब चला? जब मैं बच्चे को खोज के लाया बाद में मुझे पता चला। यानी कि जब आपको ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हुआ तो आपने ऑफर एक्सेप्ट कैसे किया? आप तो एज ए एम्प्लॉय अपने मालिक का कहना मान करके आप बच्चे को खोज रहे थे, ना कि आप ऑफर मिलने के कारण काम कर रहे थे। तो आपको जब ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हुआ तो हाउ कैन यू एक्सेप्ट द ऑफर? और केस डिनाइड हो गया और लालू को 1 भी रुपया नहीं मिला। तो पॉइंट यहाँ पे हमने नोट किया, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी। जो ऑफर है आपका, वो ऑफरी को कम्युनिकेट होना जरूरी है। जिसको आपने दिया है उसको कम्युनिकेट अगर हुआ है तो ही वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अदरवाइज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। केस लो जरूर याद रख लेना। और एक और इस टॉपिक की खास बात बेटा, थियोरी के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट इसका क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड ऑफर। एक वैलिड ऑफर होने के क्या एसेंशियल्स हैं? तो 7-8 पॉइंट्स हैं, वो आपको याद करने पड़ेंगे और ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखने पड़ेंगे। एक बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। एंड हियर थर्ड इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, ऑफर मे बी कंडीशनल। एक ऑफर जब आप देते हो तो ऑफर देने वाले की इच्छा है, वो उसके अंदर कंडीशंस डाल सकता है, टर्म एंड कंडीशंस डाल सकता है। जैसे आई वांट टू सेल माय कार, और अब मैं कार जब बेचूंगा तो मैं कार का पेमेंट मुझे कैसे लेना है? चेक के थ्रू लेना है, नेफ्ट करवाना है, आरटीजीएस चाहिए, मुझे क्या चाहिए वो मैं डिसाइड कर सकता हूं। मैं उसमें शर्त डाल सकता हूं कि अगर कार खरीदनी है तो पेमेंट ऐसे करना पड़ेगा, आपको पेमेंट डिजिटल ही करना पड़ेगा। क्लियर है? जैसे आपको सीए इंस्टीट्यूट कहता है कि आपको पेमेंट है वो डिजिटली ही करना पड़ेगा, आप फिजिकल नहीं कर सकते, फिजिकल करोगे तो 500 एक्स्ट्रा लेंगे। तो इस टाइप की शर्तें हैं, वो ऑफर डाल सकता है। एंड अगर शर्तें, टर्म्स एंड कंडीशंस उसने डाले हैं तो ऑफर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल बी अ वैलिड ऑफर। ऑफर में भी कंडीशनल, मोस्ट इंपोर्टेंट। और यहाँ पे बहुत सारे जो है केस लॉज हो रखे हैं, इस पॉइंट को आपको बहुत ध्यान से समझना है बेटा। तो अब देखिए बात करते हैं अपने, तो एक मेरे पड़ोस के अंदर जो है, जो अंकल रहते हैं और वो जैन है और प्योर वेजिटेरियन है। तो अब उनको अपना जो बंगलो है उसका फर्स्ट फ्लोर रेंट पे देना था। तो उन्होंने ऑफर दिया कि मैं ये बंगलो 5000 पर मंथ के रेंट पे देना चाहता हूं, और शर्त यह है कि जो टेनेंट होगा ही मस्ट बी ए वेजिटेरियन, और मेरे घर के अंदर नॉनवेज नहीं बनना चाहिए, ये मेरी पहली शर्त है। तो अब बताना, इज इट वैलिड और नॉट? यस इट इज वैलिड। अब जो सामने वाला है अगर उसको ये शर्त मंजूर है तो वो एक्सेप्ट करे, नहीं मंजूर है तो नहीं एक्सेप्ट करे। बट इट इज वैलिड और नॉट? इट इज वैलिड, इट इज वैलिड, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके अंदर जो कैश फ्लोज हो रखे हैं उनकी बात करते हैं। एक बहुत ही फेमस कैश फ्लो हुआ था
चेन्नई का कैश फ्लो है और डिसीजन आया था मद्रास हाई कोर्ट का, अभी नाम मद्रास से चेन्नई हो गया। क्या केस फ्लो था? एक लेडी नेम्ड मुन्नू स्वामी गोज टू ए ड्राइंग क्लीनर, ड्राइंग क्लीनर के पास जाती है और उसको अपनी साड़ी ड्राइंग क्लीनिंग के लिए देती है। ड्राइंग क्लीनर उसको एक स्लिप बना करके देता है, प्रिंटेड स्लिप होती है जिसमें साड़ी लिखी जाती है और 15 रुपीज का बिल बनता है। बहुत पुरानी बात है, 1966 की बात है ये। तो वो मुन्नू स्वामी घर चली जाती है, फिर कुछ दिन बाद वो वापस साड़ी लेने जाती है तो ड्राइंग क्लीनर जो है वो उसको बोलता है कि मैडम आपकी साड़ी तो जल गई, हमें बड़ा खेद है, बड़ा अफसोस है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन ना लो, हम आपको कंपेंसेट करेंगे। तो मुन्नू स्वामी बोलती है कि नहीं नहीं, मुझे तो अपनी साड़ी ही वापस चाहिए, मुझे कंपेंसेशन नहीं चाहिए। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, अब साड़ी तो जल चुकी है, जली हुई साड़ी उसको दिखाता है और कहता है कि आपको तो है वो कंपेंसेशन लेना ही पड़ेगा। तो कहती है ठीक है, मुझे कंपेंसेशन दो। तो कंपेंसेशन उसको दिया जाता है 150 रुपीज। मुन्नू स्वामी कहती है ये क्या है, मेरी साड़ी 2000 की थी और आप मुझे 150 का कंपेंसेशन दे रहे हो। ड्राइंग क्लीनर बोलता है कि आपने हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस रीड नहीं की, हमने जब ड्राइंग क्लीनिंग का ऑफर दिया था तो आपको कुछ कंडीशंस दी थी। तो बोलती है कि कौन सी कंडीशन है, मुझे तो कुछ नहीं बताया था। तो बोला कि आप स्लिप लेके आइए, स्लिप निकालिए। स्लिप पे लिखा हुआ था कि पीछे देखिए, और पीछे एक सर दी हुई थी, पॉइंट नंबर 7 पे लिखा हुआ था कि ड्राइंग क्लीन इन केस ऑफ एनी डैमेज और लॉस कोज्ड टू योर क्लॉथ, ड्राइंग क्लीनिंग कंपनी विल बी लायबल ओनली अप टू 10 टाइम्स ऑफ द ड्राइंग क्लीनिंग चार्जेस। तो अब ड्राइंग क्लीनिंग चार्जेस कितने? 15, तो 15 का 10 टाइम्स कितना हो गया? 150 मैक्सिमम। बोला कि हम तो मैक्सिमम इतना ही दे सकते हैं, जो करना है कर लो। अब मुन्नू स्वामी उसको गुस्सा आ गया, साड़ी उसकी बहुत फेवरेट, दिल से लगाव था उस साड़ी के साथ। तो मुन्नू स्वामी चली गई कोर्ट के अंदर और कोर्ट को बोला कि ये देखिए ये क्या है जज साहब। अब कोर्ट ने उस केस को पूरा अच्छे से स्टडी किया। उसके बाद में कोर्ट का डिसीजन आया कि ड्राइंग क्लीनिंग कंपनी मस्ट पे ₹2000 टू द मुन्नू स्वामी, बिकॉज कंडीशन तो आपने दी है, लेकिन और वो कंडीशन कम्युनिकेट भी की है, लेकिन इट इज नॉट ए रीजनेबल कंडीशन, ये कंडीशन रीजनेबल नहीं है, इसलिए ये कंडीशन का यूज नहीं है कोई भी, और ड्राइंग क्लीनिंग कंपनी को उसको पूरा पैसा देना पड़ेगा। तो ये केस लो आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट केस लो है बेटा। ये एग्जाम में इस टाइप का पूछा जाएगा आपसे। तो ऑफर में बी कंडीशनल, बट जो इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो क्या है? कंडीशंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, कंडीशंस मस्ट बी रीजनेबल। कंडीशन है वो पहली चीज तो कम्युनिकेट हो जानी चाहिए ऑफर करते टाइम। कम्युनिकेटेड कब? ऑफर करने से पहले, ऑफर फाइनल होने यानी कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले कम्युनिकेट हो जानी चाहिए, और ये कंडीशंस है वो रीजनेबल होनी चाहिए, अनरीजनेबल नहीं होनी चाहिए। आप देखते हो बैंक के अंदर लोन करने के लिए जाते हो तो एग्रीमेंट में बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है कि नहीं, इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में सब जगह टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, लेकिन वो टर्म्स एंड कंडीशन कम्युनिकेट हो जानी चाहिए। जब आपको दे दिया जाता है, साइन करवाया जाता है, आप अगर पढ़ो चाहे ना पढ़ो, लेकिन वो कम्युनिकेट हो गई, और मस्ट बी रीजनेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के प्रॉपर्टी वगैरह को हार्म पहुंचाने वाले हो। चलिए बात करते हैं इस पॉइंट के अंदर, क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक केस फ्लो की और बात करते हैं हम लोग, और वो केस फ्लो है एक बार जो है वो कोई पर्सन है वो स्टेशन पे आया और उसको वहां से कहीं और आगे जाना था, लेकिन उसकी ट्रेन में काफी टाइम था, डिले था, गैप था 2 ट्रेन के बीच में। तो उसने सोचा कि क्यों ना थोड़ा बाहर घूम के आया जाए, बट लगेज था, लगेज को उसने ले जा करके क्लॉक रूम में डाल दिया, क्लॉक रूम के अंदर लगेज रख दिया और उसके बाद में घूमने के लिए निकल गया। अब क्लॉक रूम जो है वहां से एक स्लिप मिली उसको, वो लेके चला गया। अब जब वापस आया घूम करके तो जो बैग था वो बैग जो है वो लॉस्ट हो चुका था। वो बैग क्या हो चुका था? लॉस्ट हो चुका था। और अब उसने जो है बोला रेलवे कंपनी को कि मुझे तो बैग के अंदर मेरे तो ज्वेलरी थी, ये था वो था, मुझे तो इतना पैसा चाहिए। लेकिन रेलवे कंपनी ने उसको बोला कि हमारी जो क्लॉक रूम है उसके अंदर आपको एक स्लिप दी थी। बोला हाँ, स्लिप निकाल के देखो, उस पे कंडीशन रीड करो। कंडीशन लिखी हुई थी कि रेलवे कंपनी सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज तक का ही, या ऐसा उस टाइम के लिए बहुत था, तो 50 रुपीज तक ही वैल्यू
का लॉस बियर करेगी, बाकी कुछ नहीं देगी। तो 50 रुपए दे करके उसको बोला कि भाई अब यहाँ से चलिए, और कुछ नहीं मिल सकता है। वो कोर्ट में चला गया और बहुत ही फेमस केस लो हुआ, और जजमेंट क्या आया? जजमेंट ये आया कि जो रेलवे कंपनी है उसने पहले से ही डिक्लेयर कर रखा था, कंडीशन डाल रखी थी कि हाँ हम लोग इतना ही सर्विस देंगे, कम्युनिकेट किया था, और रीजनेबल भी है। क्यों? क्योंकि रेलवे कंपनी कोई 5 स्टार होटल नहीं है, वो अंडरटेकिंग नहीं लेती आपके वैल्यूएबल सामान के लिए। वो कहती है कि ठीक है आप सामान यहाँ पे रख सकते हो, बट अगर आपका सामान बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है तो आपको यहाँ नहीं रखना चाहिए, हम लोग इतने तक ही लायबल हैं, ऐसा क्लियर उसने बोला हुआ था। तो कोर्ट का डिसीजन रेलवे कंपनी के फेवर में आया। कोर्ट ने कहा कि बस 50 रुपीज तक ही आपको फाइन मिल सकता है, बट कंडीशन मस्ट बी कम्युनिकेटेड, मस्ट बी रीजनेबल। तो जब आपको स्लिप दी तो कम्युनिकेट किया, और रीजनेबल भी कोर्ट ने उसे माना। रीजनेबल क्या होता है अलग अलग केस में डिपेंड करता है। उसके बाद में एक और बेटा एक और केस लो हो रखा है। एक बार एक जो कपल है वो होटल में गए, होटल में उन्होंने रूम बुक करवाया, बहुत ही अच्छा 5 स्टार होटल था, और रूम बुक करवा करके उसका जो भी पैसा वगैरह एडवांस डिपॉजिट किया। उसके बाद में जब वो रूम पे गए, रूम के अंदर लगेज अपना रखा, और रूम के अंदर जैसे ही गेट बंद किया, पीछे गेट के पीछे लिखा हुआ था कि लॉस वगैरह के केस में होटल की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, आपका सामान अगर चोरी हो गया होटल कुछ नहीं करेगा, और ऐसा कम्युनिकेट कर दिया। अब वो कपल जो है सामान रख करके फिर वो अपने काम पे चला गया, रूम के अंदर पीछे से चोरी हो गया सामान। अब नाउ होटल बोल रहा है कि हमारी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमने तो आपको कम्युनिकेट कर दिया था। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये वैलिड कम्युनिकेशन किया ऑफर के अंदर कंडीशंस का, क्या कंडीशंस रीजनेबल है? जब केस कोर्ट के अंदर गया तो कोर्ट ने उस केस को डिसाइड किया, और कोर्ट का जजमेंट आया कि कंडीशंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन यहाँ पे कंडीशंस कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद कम्युनिकेट हुई है पहली चीज तो इसलिए उनका कम्युनिकेशन माना ही नहीं जाएगा। तो आपने कम्युनिकेट किया ही नहीं, यहाँ पे होटल है वो फॉल्ट पे है, और होटल को कस्टमर को एक रीजनेबल कंपेंसेशन देना ही पड़ेगा। क्लियर हुआ? तो ये है बेटा, कंडीशंस हो सकती है आपके ऑफर के अंदर, बट कंडीशंस एक तो कम्युनिकेट हो जानी चाहिए बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट इज डन, एंड कंडीशंस मस्ट बी रीजनेबल। गॉट माई पॉइंट? ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑफर मस्ट बी सर्टेन, डेफिनाइट एंड अनएम्बिगियस। क्योंकि कई बार पार्टीज होती है वो ऑफर इस तरह का देती है, या ऐसे वर्ड्स का यूज होता है जिनके डबल मीनिंग होते हैं, कुछ ना कुछ कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं। और जब ऑफर के अंदर ही कंफ्यूजन है तो फिर उसकी एक्सेप्टेंस भी कंफ्यूजिंग होगी, और एक कॉन्ट्रैक्ट कभी भी नहीं बन पाएगा, मतलब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा, और कोर्ट उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करवा सकता है, क्योंकि पार्टीज के बीच में जो उनकी कंसेंट है वो एक जैसी नहीं है, उनका माइंड कुछ अलग सोच रहा है, उसके बीच में क्या है, एम्बिगिटी है कुछ ना कुछ। तो इसलिए कहा कि ऑफर मस्ट बी सर्टेन, डेफिनेट एंड अनएम्बिगियस। चलिए ये समझते हैं सर, सर्टेनिटी यानी कि जो भी ऑफर की टर्म्स एंड कंडीशंस है वो क्लियरली मेंशन्ड होनी चाहिए, डेफिनेट होनी चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहां पे कंफ्यूजन हो। मैं अपने जो है हाउसमेट को बोलता हूं कि आपको ये सर्टेन वर्क मेरे लिए करना है, और उसके बदले में मैं आपको रीजनेबल प्राइस पे करूंगा। अब बताना, इट इज ए सर्टेन, डेफिनेट? नो सर, नो इट इज नॉट सर्टेन। अब वो मेरे लिए पूरे महीने काम करती है, उसके बाद में मैं उसको जो है 500 रुपए पकड़ा के बोलता हूं कि ये लो, तो वो कहती है कि मैं तो एक्सपेक्ट किया था कि 5000 इज द रीजनेबल प्राइस। मैंने कहा मेरे हिसाब से तो 500 रीजनेबल है। तो ये रीजनेबल वर्ड है वो सबके लिए अलग अलग हो सकता है। तो वहां पे क्या होना चाहिए था, एक फिक्स अमाउंट होना चाहिए कि यहाँ 3000 रुपए दूंगा, 4000 दूंगा। रीजनेबल प्राइस इज ए वर्ड विच इज नॉट सर्टेन, जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अब मैं बात करता हूं कि अनएम्बिगियस। सर अनएम्बिगियस क्या होता है? अनएम्बिगियस यानी कि एम्बिगियस मतलब होता है कि जिसके दो मीनिंग निकलते हो, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता हो। मान लो मैं आपको बोलता हूं कि मैं अपना जो सेलफोन है वो मैं आपको सेल करना चाहता हूं। आपने कहा सर कितना प्राइस होगा? मैंने कहा प्राइस है वो 20,000 या फिर 25,000, देख लेना। तो अब मैंने क्या कर दिया, या तो 20,000 या फिर 25,000। अब आप 20,000 सोचोगे, मैं 25 सोचूंगा, बीच में कहीं ना कहीं प्राइस फिक्स होगा। लेकिन अभी जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफर मैंने आपको दिया वो क्या हो गया, वो कंफ्यूजिंग हो गया।
तो मैं जब बोलता हूँ रीजनेबल प्राइस दे देना, या 20,000 या 25,000 दे देना, या फिर मैं कहता हूँ कि 50,000 में मैं बेचने वाला हूँ सामान को, लेकिन आप मुझे थोड़ा कम दे देना। मैं क्या बोलता हूँ, वैसे तो मैं 50,000 से कम में नहीं बेचता हूँ, लेकिन आप मेरे लिए खास हो, आप थोड़ा सा कम प्राइस दे देना। तो अब बताना, इट इज अ वैलिड और नॉट? इट इज नॉट वैलिड, बिकॉज थोड़ा कम का मतलब आप सोच सकते हो कि सर ठीक है 40,000 दे देते हैं, हमारे लिए 10 तो कम कर ही दोगे, और मैं सोचता हूँ कि 500-700 रुपए कम कर दूंगा। तो थोड़ा कम नहीं, एग्जैक्टली कितना कम देना है वो आपको बताना पड़ेगा। तो ऑफर अगर सर्टेन, डेफिनेट एंड अनएम्बिगियस नहीं है तो फिर क्या होने वाला है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनने वाला है। एक फेमस कैश फ्लो है इसके अंदर भी, टेलर एंड पोर्टिंगटन का। क्या है ये कैश फ्लो के अंदर? इसके अंदर जो है एक मकान मालिक है, वो मकान मालिक एक टेनेंट खोज रहा होता है अपने मकान को किराए पे देने के लिए। तो टेनेंट आता है मकान को देखने के लिए, मकान की जो हालत है वो बड़ी खराब होती है। तो मकान मालिक उसको बोलता है कि भाई ये इतना रेंट में लूंगा, और इस मकान को आपको हम लोग जो है पूरा अच्छी तरह से वेल प्रिपेयर्ड, डेकोरेटेड, और जो भी कुछ टूटा फूटा है वो सब सही करवा के, और इसका जो इंटीरियर वगैरह है वो प्रेजेंट स्टाइल के अंदर करवा के आपको देंगे। अब यहाँ पे जो ऑफर दिया कि क्या प्रेजेंट स्टाइल के अंदर हम करा करके देखें, बट प्रेजेंट स्टाइल की कोई डेफिनेशन फिक्स नहीं है। प्रेजेंट स्टाइल से क्या करवाओगे, कौन सा क्या डिजाइनिंग होगा, क्या डेकोरेशन होगा, वो कुछ क्लियर नहीं है। अब हो सकता है वो उसको खाली थोड़ा बहुत रिपेयर करवा के दे दे, लेकिन टेनेंट कुछ और सोच रहा हो, टेनेंट सोच रहा हो प्रेजेंट स्टाइल के अंदर। तो प्रेजेंट स्टाइल वर्ड ही यहाँ पे क्या है, वो कंफ्यूजिंग है। तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है कभी भी जब ऑफर कंफ्यूजिंग हो। तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए ऑफर का क्या होना जरूरी है, सर्टेन, डेफिनेट एंड अनएम्बिगियस होना बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ऑफर मस्ट नॉट कंटेन इन नेगेटिव टर्म। सर ये नेगेटिव टर्म क्या है? नेगेटिव टर्म मींस ऑफर के अंदर ऐसा कोई टर्म नहीं होना चाहिए नॉन कंप्लायंस ऑफ विच अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस। सर कैसे कैसे? बेटा एक लड़का है, वो एक लड़की को प्रपोजल देता है, विल यू मैरी मी। अब लड़की कुछ बोलती नहीं है, वो साइलेंट रहती है। तो लड़का जो होता है वो उसको फिर बोलता है विल यू मैरी मी। तो फिर से लड़की कुछ नहीं बोलती है, तो लड़का बोलता है कि मैं जो है कल तक वेट करूंगा, या तो हाँ या ना। अगर कुछ नहीं बोला तो आई विल एज्यूम, और क्या एज्यूम कर लूंगा मैं कि यस तुम्हारी साइलेंस ही एक्सेप्टेंस है। तो ऐसा बोल करके अब लड़की ना तो हाँ बोलना चाहती है, ना लड़की ना बोलना चाहती है, लेकिन उसका मन ही मन ना है। लेकिन लड़के ने क्या प्रेज्यूम कर रखा है कि कल तक अगर नहीं बोला तो मैं मान लूंगा कि तुम्हारी तरफ से एक्सेप्टेंस है। तो ऐसी क्या ये एक वैलिड ऑफर है? द आंसर इज नो, इट इज नॉट अ वैलिड ऑफर। आप किसी को भी ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए इस टाइप से मजबूर नहीं कर सकते हो। मान लो ऐसा होगा, ऐसा अगर होता तो मैं क्या करता, जो एक दोस्त है मेरा वो एग्जाम देने के लिए गया हुआ है, या मान लो आप एग्जाम देने के लिए गए हुए हो और आपका फोन अभी बंद है, मैं आपको एक मैसेज डालूंगा कि आर यू रेडी टू सेल योर बाइक फॉर ₹500? Are you ready to sell your bike for ₹500? If you are unable to reply within 1 hour, then I will assume that you are accepted. अब बताना क्या है, अब आपका फोन तो बंद है, आपका फोन आपने मैसेज देखा ही नहीं, और मैं 1 घंटा बाद मैं पहुंच जाता हूँ कि यस बाइक तो मेरी हो गई, ये लो 500 रुपए एक्सेप्टेंस दी तुमने। तो क्या ये वैलिड है? द आंसर इज नो। तो फिर रूल क्या है? द पावर ऑफ एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन टू द ऑफरी। जो एक्सेप्टेंस का पावर है वो ऑफरर के हाथ में नहीं होगा, वो हमेशा एक्सेप्टर ऑफरी के हाथ में होगा। उस लड़की के हाथ में होगा कि हाँ बोलना है कि ना बोलना है, और कुछ नहीं बोलना है तो उसको हाँ नहीं समझा जाएगा, आपके हाथ में होएगा। कह रहे एक और एग्जांपल देते हैं बेटा। एक बार एक बहुत ही पहुंचे हुए जो है बाबा जी थे, बाबा जी आप भिखारी समझ लो आप। तो वो कोई घूमते घूमते बॉम्बे के अंदर घूमते घूमते मुकेश अंबानी के घर के सामने पहुंच जाते हैं। मुकेश अंबानी का जो बड़ा सारा बंगला देख के उनको ऐसा लगता है कि काश ये बंगला मेरा होता। उन्होंने क्या किया, उन्होंने फटाफट से
एक कागज का टुकड़ा कोई रद्दी उठाया और कागज के टुकड़े पे ऑफर लिखा। ऑफर क्या लिखा कि इस घर को मैं 5,000 रुपए में खरीदना चाहता हूँ, क्या तुम तैयार हो? मुझे कल दोपहर में 3 बजे तक रिप्लाई करना। अगर रिप्लाई नहीं किया तो मैं मान लूंगा कि तुम 5,000 में इस घर को मुझे बेचने के लिए तैयार हो। और उस कागज के टुकड़े को वो अंदर देने के लिए जाने लगे, लेकिन गार्ड ने उनको रोक दिया, किधर जाते हो, जाना नहीं है। उन्होंने कहा मैं कॉन्ट्रैक्ट करने आया हूँ अंबानी के साथ। तो बोलते हैं कि नहीं, मिल नहीं सकते, अपॉइंटमेंट है क्या? तो बोला ठीक है, नहीं मिलना, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर आए, कागज के टुकड़े का हवाई जहाज बनाया और उसको सीधा सीधा एंटीलिया जो मुकेश अंबानी का बंगला है उसको अंदर चला गया। अब उसके कागज के टुकड़े को कौन पढ़ता है? अंबानी के पास कहाँ टाइम है उसको पढ़ने का, कहाँ उसको रिजेक्ट करने का टाइम है? अब अगले दिन तक उसने देखा ही नहीं कागज का टुकड़ा। अब वो भिखारी क्या सोच रहा है कि वो तो एक्सेप्टेड हो गया, अंबानी ने रिप्लाई नहीं किया, मतलब मान लेंगे कि आपने रिप्लाई नहीं किया मतलब वो बिक गई है। क्या ऐसा होने वाला है क्या? द आंसर इज नो। इसलिए लिखा कि ऑफर के अंदर कोई भी ऐसी टर्म अगर आप डालते हो तो वो टर्म यूजफुल नहीं है, वो टर्म काम की नहीं है, आपका ऑफर ही इनवैलिड हो जाएगा। तो ऑफर मस्ट नॉट कंटेन नेगेटिव टर्म्स नॉन कंप्लायंस ऑफ विच अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस, यानी कि आप कोई ऐसी टर्म नहीं डाल सकते जिसमें आप ऑफरी को मजबूर कर दो कि आपको एक्सेप्टेंस करना ही पड़ेगा, तो एक वैलिड ऑफर नहीं बनेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट है ऑफर में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक ऑफर एक्सप्रेस हो सकता है, इम्प्लाइड हो सकता है। हमने देखा था कि एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस हो सकता है, एक कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड हो सकता है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस होते हैं वो एक्सप्रेस ऑफर के थ्रू बनते हैं, जो इम्प्लाइड होते हैं वो इम्प्लाइड के थ्रू बनते हैं। कैसे? जैसे बाय वर्ड्स, जो ऑफर बाय वर्ड्स आइदर रिटन और स्पोकन दिए जाते हैं वो एक्सप्रेस ऑफर होते हैं, और जो बिना वर्ड्स के ही कंडक्ट ऑफ पार्टी से इन्फर्ड हो जाते हैं वो इम्प्लाइड ऑफर्स होते हैं। जैसे आप जब बस के अंदर सवार होते हो तो बस के अंदर बस ने आपको कौन सा ऑफर किया? इम्प्लाइड ऑफर किया। बस ने आपको नहीं बोला कि आप आइए बैठिए, इतनी फीस लेंगे, इतना चार्ज होगा, कुछ भी नहीं था। आप बस चल रही है मतलब आपको इम्प्लाइड ऑफर है, आप गए, आप बैठ गए। वो कूली वाला एग्जांपल याद करो तो क्या हुआ था? जब आप एटीएम से पैसे निकालते हो तो भी कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हो? इम्प्लाइड। तो ऑफर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दो तरह के हो सकते हैं, दोनों वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है ऑफर में भी जनरल और स्पेसिफिक। ये हम लोग ऑफर के टाइप्स में डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाले हैं बेटा। ऑफर, जनरल ऑफर क्या होता है, स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है, और इसके केस स्टडीज भी हम लोग डिस्कस करेंगे। कब डिस्कस करेंगे? नेक्स्ट क्लास में, जब हम पढ़ रहे होंगे टाइप्स ऑफ ऑफर। क्लियर है? अभी फिलहाल इसको हम शॉर्ट में समझ लेते हैं। जनरल ऑफर वो होते हैं जो सबके लिए ओपन होते हैं, आम पब्लिक के लिए ओपन होते हैं, कोई भी उसको एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन स्पेसिफिक ऑफर मींस पर्टिकुलर पर्सन को ऑफर दिया है। मुझे बताना आप जो शादी का प्रपोजल देते हो, आप जो अपना जो है प्रपोज करते हो किसी गर्ल को, या कोई गर्ल आपको प्रपोजल देती है, तो वो बताना जनरल होगा कि स्पेसिफिक होगा। फटाफट से जनरल होगा कि स्पेसिफिक होगा। लड़की कह रही है विल यू मैरी मी, तो सामने वो जो लड़का है वो तो थोड़ा सा डरपोक टाइप का है, शर्म आ रही है उसको कि क्या करे क्या नहीं। इतने में उधर से भागता हुआ एक लड़का आता है और वो लड़की का हाथ पकड़ के कहता है यस यस आई एम रेडी टू मैरी यू, आई एक्सेप्ट योर ऑफर। इज it becomes a contract or not? The answer is no contract. Because why? क्योंकि वो ऑफर तो उस लड़के को दिया था। अब कोई तीसरा आदमी आकर के अगर एक्सेप्ट करेगा तो कैसे होगा? ऑफर कौन सा होता है? स्पेसिफिक होता है। क्लियर है? लेकिन जब न्यूज़पेपर के अंदर ऑफर दिया जाता है, न्यूज़पेपर में बोलता है कि जो इस गुमशुदा आदमी को खोज के लाएगा उसको इनाम दिया जाएगा, तो फिर कौन सा ऑफर है? जनरल है। फिर वो कोई भी खोज के ला सकता है, मैं भी ला सकता हूँ, आप भी ला सकते हैं, कोई भी हो सकता है। किसी को भी अगर वो गुमशुदा लोगों के कई बार डॉगी खो जाते हैं, डॉग खो जाते हैं, तो न्यूज़पेपर में ऐड आता है कि ये डॉगी खो गया है, इसको जो खोज के लाएगा, तो डॉग को कोई भी खोज के लाएगा। वो कौन सा ऑफर है? जनरल ऑफर है। शादी का ऑफर कौन सा होता है? स्पेसिफिक होता है। तो ऑफर में भी जनरल और स्पेसिफिक दोनों हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। एंड लास्ट इज ऑफर मस्ट बी कंसिडर्ड डिफरेंट फ्रॉम इन्विटेशन टू ऑफर, ए मियर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन। एक जो ऑफर होता है वो इन्विटेशन टू ऑफर से अलग समझा जाना चाहिए। सर ये क्या है? अब बेटा आप मुझे ये बताओ सबसे पहले तो कि न्यूज़पेपर में आपने ऐड देखा है कि नहीं देखा है?
क्या ऐड आता है, जॉब का ऐड आता है कि नहीं आता है। ऐड आता है कि अकाउंटेंट रिक्वायर्ड, क्वालिफिकेशन बीकॉम विथ कंप्यूटर नॉलेज। तो अब बताना, ये जो एडवर्टाइजमेंट है कि एक अकाउंटेंट चाहिए उनको, या 5 अकाउंटेंट चाहिए, 10 अकाउंटेंट चाहिए, और क्वालिफिकेशन है बीकॉम प्लस कंप्यूटर नॉलेज। अब यहाँ पे एक्स वाई जेड, एक्स जो है वो कहता है कि उसको तो कंप्यूटर का नॉलेज है और बीकॉम क्या एमकॉम भी किया हुआ है उसने, वाई कहता है कि उसने तो सीए भी किया हुआ है, जेड कहता है उसने और भी बहुत सारी डिग्रीज की हुई है। तो क्या ये बताना वो जो न्यूज़पेपर का एड है वो ऑफर है या इनविटेशन टू ऑफर है, क्या वो ऑफर है। अगर आप कहते हो कि यस ऑफर है तो फिर ठीक है, बिल्कुल सही बात है। एक्स जो है वो पहुंच जाते हैं कंपनी के ऑफिस में और कंपनी को बोलते हैं कि यस यू हैव गिवन द ऑफर इन द एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर, सो आई एम हियर टू एक्सेप्ट द ऑफर। सीधा जाता है बॉस से हैंडशेक करता है, बोलता है कि थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। बॉस कहता है कि कौन सी अपॉर्चुनिटी, मैंने क्या दिया तुम्हारे। वो कहते हैं कि आपने मुझे ऑफर दिया, आई एम एक्सेप्टिंग, मैं जॉब पे लग गया हूँ, बताइए क्या काम करना है। वो कहते हैं कि कौन सी जॉब है। तो बोलता है कि आपने ऑफर दिया था, मैं बीकॉम हूँ, मैंने टेली कर रखा है, मैंने अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सब कुछ नॉलेज है मुझे, तो मैं उस जॉब के लिए परफेक्ट हूँ। बट वो बॉस उसको बोलता है कि भाई वो हमने क्या दिया था, इनविटेशन टू ऑफर दिया था कि आइए आप कैंडिडेट्स आइए, अब देखो बाहर लाइन लगी है, 100-200 कैंडिडेट आए हैं, हमारे को 5 लेने हैं, हमारे को सिर्फ 5 कैंडिडेट सेलेक्ट करने हैं, तो हम एक्सेप्ट करेंगे कि हमें किसको लेना है। आप आओ, ऑफर दो, अपनी जो है परफॉर्मेंस दो, फिर हम बताएंगे कि हमें किसे एक्सेप्ट करना है। तो पॉइंट क्लियर हुआ। जो पेपर में था वो क्या था, इनविटेशन टू ऑफर था। अब जब वो जॉब के लिए अप्लाई करेगा तो वो अप्लाई करने का जो फॉर्म है वो क्या है, वो ऑफर है, फिर कंपनी उसको एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। क्लियर है, क्योंकि अगर जब भी ऑफर होता है तो ये हमेशा याद रखना, ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स ए प्रॉमिस ऑन बोथ द पार्टीज, बाइंडिंग हो जाता है दोनों पार्टीज के लिए। लेकिन वो न्यूज़पेपर का एड, अब आप लोग आगे, लेकिन कंपनी आपको अगर रिजेक्ट कर देती है, आप कुछ केस फाइल कर सकते हो कि हम नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि कंपनी ने कोई ऑफर दिया ही नहीं था। चलिए, इसी तरह का एक सिमिलर एडवर्टाइजमेंट आया था न्यूज़पेपर के अंदर, और एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ था कि पुराना ऑफिस फर्नीचर जो है वो ऑक्शन के थ्रू, नीलामी के द्वारा बेचा जाएगा, तो जो भी पार्ट लेना चाहता है वो इस डेट को वहां पे पर्टिकुलर पहुंच जाए। तो ऑक्शन हैदराबाद में होनी थी, और एक अहमदाबाद से एक डीलर है वो फ्लाइट बुक करके और हैदराबाद पहुंचता है उस ऑक्शन में पार्ट लेने के लिए एडवर्टाइजमेंट देख करके। और जब वहां पहुंचता है तो उसको पता चलता है कि ऑक्शन तो किसी कारण से कैंसिल हो गई। तो वो जो अहमदाबाद का व्यापारी है वो कहता है कि भाई मेरा तो नुकसान हो गया, मैं इतनी दूर आया, आपने मुझे ऑफर दिया, मैंने उसको एक्सेप्ट करके मैं आपके पास पहुंचा हूं और अब आप ऑक्शन नहीं करवा रहे हो। तो वो क्लेम वगैरह के लिए केस फाइल कर देता है। कोर्ट क्या डिसीजन देता है, कोर्ट का डिसीजन होता है कि जो एडवर्टाइजमेंट था वो सिर्फ और सिर्फ एक इंफॉर्मेशन थी, इंडिकेटिव था, ऐसा कोई ऑफर नहीं दिया गया था कि आपको सामान बेच ही दिया जाएगा, तो वो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन थी, उसके बेस पे कोई कॉन्ट्रैक्ट तो बना ही नहीं है। तो उसको डिसमिस कर दिया गया केस का। और केस का नाम क्या था, केस का नाम था हैरिस वर्सेस निकरसन, बहुत फेमस केस लो हो रखा है। तो बेटा ऑक्शन का जो एडवर्टाइजमेंट है वो सिर्फ इनविटेशन टू ऑफर है, तो फिर सर ऑफर क्या होता है वहां पे। ऑफर ऑक्शन के केस में आप लोग जो बिड करते हो, बिड इज ऑफर, और जो बिड आपने लगाई वो क्या है, वो आपकी तरफ से ऑफर है कि आप उसको 5,000 में खरीदना चाहते हो, वो आपका पड़ोसी बोलता है 5500, आप कहते हो 6,000, फिर कोई और अगर नहीं बोलता है तो आपकी हाईएस्ट बिड होती है, तो वो 6,000 आपकी बिड है। और उसका एक्सेप्टेंस जो है वो किसके हाथ में होगा, एक्सेप्टेंस क्या होगा, जब फॉल ऑफ हैमर होगा। क्लियर है, तो आप जो बिड करते हो वो ऑफर है आपकी तरफ से। तो जो न्यूज़पेपर में ऐड आया ऑक्शन में पार्ट लेने के लिए वो क्या है, वो सिर्फ इनविटेशन टू ऑफर है। अब मुझे ये बताना, आपने देखा होगा कंपनी शेयर इशू करती है, प्रोस्पेक्टस निकालती है, सबसे पहले क्या निकालती है, प्रोस्पेक्टस निकालती है कि आइए हमारे शेयर के लिए अप्लाई कीजिए। तो बताना वो प्रोस्पेक्टस क्या है, वो ऑफर है कि इनविटेशन टू ऑफर है। प्रोस्पेक्टस है वो आपका इनविटेशन टू ऑफर है, आप जब अप्लाई करोगे तो आपको शेयर मिल जाएगा, कंफर्म नहीं है, आपने ऑफर किया है कि मैं इतने 1000 शेयर या इतने 100 शेयर्स में खरीदना चाहता हूं, आपने पैसे दिए हैं, आपने ऑफर किया है, फॉर्म फिल किया है। अब कंपनी हैव टू एक्सेप्ट, कंपनी को एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है वो सोचेगी, कंपनी सोच करके एक्सेप्ट कर सकती है, आपका ऑफर रिजेक्ट भी हो सकता है। क्लियर है, तो आप जो प्रोस्पेक्टस देखते हो वो क्या है, इनविटेशन टू ऑफर है, आप जो एप्लीकेशन लगाते हो वो क्या है, ऑफर, और कंपनी एक्सेप्टेंस करती है। पॉइंट इज क्लियर। सर एक दो एग्जांपल और दो, चलो बेटा एक दो एग्जांपल और। अब आपने जो देखा होगा कोई दुकान के अंदर आप जाते हो तो कुछ
डिस्प्ले पड़ा रहता है गुड्स का, प्राइस टैग्स होते हैं। जो प्राइस टैग्स होते हैं वो क्या है, वो ऑफर है कि इनविटेशन टू ऑफर है। आप गए, आपने एक, इसका भी एक फेमस केस लो हो रखा है, आपको एक वहां पे एक नाइफ पड़ा था, एक चाकू था, वो आपको पसंद आ गया, आपने वो नाइफ ला करके उस पे 60 रुपीज लिखा हुआ था, आपने कहा ये 60 रुपीज के अंदर नाइफ मुझे दो, तो दुकानदार देने से मना कर देता है। दुकानदार कहता है कि मैं नहीं बेचूंगा इसको। क्या आप कुछ कर सकते हो? आपने कहा कि 60 रुपीज में आपने ऑफर लगा रखा है, वो टैग है, वो ऑफर है, मैं एक्सेप्ट कर लिया, बेचना तो पड़ेगा। दुकानदार कहता है नहीं, आप ऑफर अब लेकर के आए हो कि 60 में खरीदना चाहते हो, नाउ मैं एक्सेप्ट करूं या नहीं करूं, मेरी मर्जी। कोर्ट ने क्या डिसाइड किया? कोर्ट ने बोला कि यस, वो प्राइस टैग इनविटेशन टू ऑफर था, अब आपने जाकर के ऑफर दिया, तो अब ऑफर दिया है, अब एक्सेप्ट तो हुआ ही नहीं वो, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन गया? तो कॉन्ट्रैक्ट जब बना ही नहीं है तो उसको कोर्ट में एनफोर्स करवा सकते हैं क्या? द आंसर इज नो। होटल में गए हो आप लोग, होटल के अंदर, होटल में मेन्यू कार्ड होता है, मेन्यू कार्ड इज ओनली इंडिकेटिव, इट इज इनविटेशन टू ऑफर। आप ऑफर दीजिए, आपको जो अच्छा लगता है वो आप डिश मंगवाइए, बट क्या होटल मैनेजमेंट लायबल है वो सप्लाई करने के लिए? द आंसर इज नो। वो बात अलग है कि होटल आपकी सारी डिमांड पूरी करने की कोशिश करता है, क्यों? क्योंकि वो होटल की रेपुटेशन का सवाल होता है, बट लीगली उसको कोई जरूरी नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते कि ये तो लिखा हुआ है, ये आपका क्या पता, आप रात को 2 बजे किसी होटल में कोई खुली मिल गई आपको, आप घुस गए उसके अंदर, आपने कहा जाओ इडली लेके आओ, सांभर वड़ा लेके आओ, ये वो। अब होटल वाला रात को उसके पास अवेलेबल नहीं है, वो क्या बोलेगा कि सर सॉरी, वी कैन नॉट एक्सेप्ट योर ऑफर, वी कैन नॉट एक्सेप्ट योर ऑफर। तो जो आपने कहना है कि ये मेन्यू कार्ड में लिखा हुआ क्यों है, ये फिर मेन्यू कार्ड क्यों है, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूं, मुझे सामान ला के दो, बट वो मेन्यू कार्ड इज इनविटेशन टू ऑफर। अब आप ऑफर कर रहे हो, सामने वाला एक्सेप्ट करे नहीं करे उसकी मर्जी। ट्रेन का टाइम टेबल्स, ट्रेन का टाइम टेबल्स होता है कि ये ट्रेन इतने बजे जाएगी, इतने बजे आएगी, वो क्या होता है? क्या वो ऑफर है? नो, इट इज ओनली इंडिकेटिव। इंडिकेटिव है, आपको एक इंफॉर्मेशन है, वो ऑफर नहीं है। आप उसको क्लेम नहीं कर सकते हो कि ये ट्रेन इतने बजे क्यों नहीं है, लेट क्यों है। क्लियर हुआ ये बातें आपको? चलिए उसके बाद में इट इज ए मियर कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन और मियर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन। अगर मैं खाली एक अपनी इंटेंशन बताता हूं, मैं कहता हूं कि मैं अपनी एक बेस्ट फ्रेंड के साथ में घूम रहा हूं और मैं उसको बोलता हूं कि भाई आई वांट टू मैरी बाय द एंड ऑफ दिसंबर, दिसंबर के एंड तक मैं शादी कर लेना चाहता हूं। क्या इज इट ऑफर? इज इट एन ऑफर? मैंने ये कब कहा कि मैं शादी आपसे करना चाहता हूँ या मैं शादी किसी और से करना चाहता हूँ? मैं तो कहा मेरी इच्छा है कि मैं शादी करना चाहता हूँ, हो सकता है कि मैं उसी से करना चाहता हूँ, बट क्या ये ऑफर माना जाएगा? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि ये खाली मेरी इंटेंशन बताई, मैंने अपनी इच्छा बताना कभी ऑफर नहीं होता है। और रही बात ये कि ये मियर कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये भी आपका एक फेमस केस लो हो रखा है, इस पे रिलेटेड हार्वे वर्सेस फेसी। हार्वे वर्सेस फेसी का केस लो हो रखा है। क्या केस लो था वो अभी देखते हैं हम लोग। प्लेंटीफायर, उसने पूछा था कि टेलीग्राम के थ्रू 2 क्वेश्चंस पूछे थे, विल यू सेल अस बम्पर होल पेन? व्हाट इज बम्पर होल पेन? सबसे पहले तो ये बता दूं आपको, जो बिल्डिंग का जो एकदम हाईएस्ट टॉप फ्लोर होता है उसको बोलते हैं बम्पर होल पेन। एंड टेलीग्राफ द लोवेस्ट प्राइस, यानी कि हमें टेलीग्राम लिख करके बताएं कि कितनी लोवेस्ट प्राइस है इसकी। तो जो पार्टी है, अदर पार्टी, जिसको इन्होंने ऑफर दिया था एक हिसाब से, तो उस पार्टी का रिप्लाई आया, द लोवेस्ट प्राइस फॉर बम्पर होल पेन इज पाउंड 900, 900 रुपए है। और अभी इस पार्टी ने वापस बोला कि ओके वी आर रेडी, वी एक्सेप्ट योर ऑफर। आपने ऑफर दिया 900 पाउंड पे, हम लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, डील डन होती है। लेकिन जो ये पार्टी है उसने वो घर, वो फ्लोर बेचने से मना कर दिया। केस कोर्ट में चला गया और कोर्ट ने जो है वो डिफाइन किया। कोर्ट ने बताया कि एक ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर या फिर मियर कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर डिफरेंस है। यहाँ पे कोर्ट ने केस को डिसाइड किया। कोर्ट ने कहा कि 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेकिन जो अपना डिफेंडेंट पार्टी है उसने सिर्फ सेकंड क्वेश्चन का आंसर दिया है। उसने खाली बताया है, कम्युनिकेशन किया है इंफॉर्मेशन का कि 900 पाउंड है, वो लोवेस्ट प्राइस है इसके लिए, लेकिन ऐसा कहीं नहीं कहा कि वो घर हम बेचने के लिए रेडी हैं। तो जब उसने बेचने के लिए रेडी है ही नहीं, कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन, ऐसा जो है को बाइंडिंग कुछ बनाया ही नहीं, तो फिर आप उसको एक्सेप्ट कैसे कर सकते हो?
तो एक्सेप्ट करने का तो क्वेश्चन ही नहीं उठता है, तो केस को डिसमिस कर दिया और कोर्ट ने इसको सिर्फ इनविटेशन टू ऑफर डिक्लेयर किया। चलिए, ये थे एक वैलिड ऑफर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि आपको मैं पहले भी बताया बेटा, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए सबसे स्टार्टिंग पॉइंट होता है ऑफर, और ऑफर अगर वैलिड नहीं है, उसके अंदर ये जो एसेंशियल रूल्स है वो अगर कंप्लाई नहीं कर रहा है, तो फिर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है। ठीक है, होप सो आपको क्लियर हुआ सब कुछ। चलिए, मिलेंगे हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑफर। ऑफर किस तरह से, कितने तरह के दिए जा सकते हैं, उसके बारे में रीड करते हैं। ओके, थैंक यू।